हम इस क्लास में रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन होता है किसी भी कंपनी का, एक्चुअल में होता क्या है। तो रिकंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो जब भी कंपनी क्या होती है कि बहुत टाइम से लॉस बियर करते हैं, आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है ना। जब कंपनी क्या करती है, बहुत ही ज्यादा लॉस बियर करती है, कंपनी को ऐसा लगता है कि नहीं यार, उसके जो एसेट्स है, लायबिलिटी है, ठीक है ना, तो क्या हो गई ये कंपनी, मतलब रिड्यूस्ड हो गई है। आपने कहीं ना कहीं वर्ड देखा होगा, ठीक है ना। तो वो कंपनी को ना ये इन्फॉर्म करना पड़ता है, मतलब ठीक है, कि ये ना एक्चुअली जो रिकंस्ट्रक्शन है ये हमारे शेयर होल्डर्स जो उसमें पैसा लगाते हैं उन सब के बेनिफिट के लिए है। ठीक है, जब तो उनको क्या करना पड़ता है कि जैसे उसके एसेट्स, ठीक है ना, को रीवैल्यू करना, लायबिलिटीज को रीअसेस करना, तो दिस इज नीड्स, ठीक है ना, ये रिकंस्ट्रक्शन में जरूरत है हमें। लाइक रिकंस्ट्रक्शन में ओल्ड मतलब सब कुछ वही लोग रहेंगे, ठीक है। जैसे जो ओनर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारी ओल्ड कंपनी क्या हो गई है, वो हमारी बंद हो गई है, ठीक है, लिक्विडेट हो गई है, और फिर हमारी जो न्यू कंपनी है, ठीक है, एक वो सेटअप होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए थे, ठीक है। और फिर शेयर होल्डर्स भी वही है कंपनी के, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, शेयर होल्डर्स भी वही हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ द कंपनीज रीऑर्गेनाइजेशन। तो जो रिकंस्ट्रक्शन क्या है, तो रिकंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है किसका, कंपनीज के रीऑर्गेनाइजेशन का, कंसर्निंग लीगल, ऑपरेशनल, ऑनरशिप एंड अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होता है, कंपनीज के रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, कंसर्न करता है लीगल, ऑपरेशनल, ओनरशिप अलग अलग, ठीक है, स्ट्रक्ट मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आया है, दैट चेंजेस इज ड्यू टू दैट कंपनी इज फेसिंग लॉसेस फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, तो इसी वजह से चेंजेस आया है, ठीक है। तो इट रेफर द ट्रांसफर ऑफ ए कंपनी और सेवरल कंपनीज बिजनेस टू अ न्यू कंपनी, ठीक है। ओनर वही है, शेयर होल्डर्स वही है, मैनेजमेंट वही है। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यही दिक्कत है कि जो कंपनी है, ठीक है, उसने अपना ओल्ड को खत्म करके न्यू में स्टार्ट किया, ठीक है। न्यू का मतलब है कि उसकी जो न्यू पॉलिसीज थी, जो उसने न्यू मतलब ओल्ड रजिस्ट्रेशन में किया था, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट में उसने अपने आप को रजिस्टर्ड जिस कंपनी ने किया था, अब वो उसके थोड़ा सा अलग व्यू से रीस्टार्ट होना चाहती है, अलग पर्पस से कर रही है। द मेन थिंग इज दैट reconstruction is required when the company is incurring losses for many years, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड करता है जब कंपनी लॉस इनकर करती है बहुत सालों के लिए। तो रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस फॉर मेनी इयर्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्योंकि जो स्टेटमेंट मतलब कंपनी बहुत सालों से इन लॉसेस इनकर कर रही है, ठीक है, जबकि उसकी हायर नेटवर्थ लग रही है, डिपिक्ट हो रही है। तो क्या होता है, कभी कभी इन जो रिकंस्ट्रक्शन होती है, जो हमारी टैक्स अथॉरिटीज है वो फोर्सफुली भी करवाती हैं, तो कभी कभी कंपनी खुद भी कर लेती हैं, ठीक है। तो मतलब इसीलिए कि ताकि कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, कंपनी के वही सब कुछ है। तो कहीं आपने देखा होगा वहां पे एक वर्ड आ जाता है कंपनी के आगे, रिड्यूस्ड कंपनी, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स लगा देते हैं, इट शोज की जो मतलब देखने वाले हैं इसको अच्छे से एनालाइज कर सके, ठीक है। जो आसपास मतलब जो भी कंपनी की कहीं ना कहीं इमेज तो ऑब्वियसली डाउन होगी ही। तो ये एक जो व्यूअर होते हैं, जो शेयर होल्डर्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी का खत्म हो जाना एंड द ट्रांसफर ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी बिल्कुल सेम वही ट्रांसफर होती है न्यू कंपनी में, जो कि फॉर्म हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस एंड अंडरटेकिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। जो कि न्यू कंपनी फॉर्म हुई थी एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस और अंडरटेकिंग को लेने के लिए। तो शेयर होल्डर्स इन द एग्जिस्टिंग कंपनी बिकम शेयर होल्डर्स इन द न्यू कंपनी, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो न्यू कंपनी में शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो शेयर होल्डर्स इन द एग्जिस्टिंग कंपनी बिकम शेयर होल्डर्स इन द न्यू कंपनी। द बिजनेस अंडरटेकिंग एंड द शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यू कंपनी वही सेम है, सब कुछ वही सेम है। देन नीड क्या पड़ी है हमें, वही सेम चीज के लिए एग्जिस्टिंग कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं,
ठीक है ना, क्यों कर देते, क्योंकि कंपनी जो है वो काफी टाइम से लॉसेस बियर कर रही थी, और लॉसेस बियर कर रही थी, और वो अपने शेयर होल्डर्स को ट्रू पोजीशन नहीं दे रही थी। दिस इज अ रीजन। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ओल्ड कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं मतलब उनको इक्वली सब कुछ नहीं दिया जाएगा। तो ओल्ड कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है तो शेयर होल्डर्स को मतलब न्यू कंपनी में उतना ही इक्विवेलेंट शेयर दिया जाता है। ये प्लीज आप ध्यान से सुनिए। तो शेयर होल्डर्स विल एग्री टू टेक अ शेयर ऑफ द इक्विवेलेंट, ठीक है, उनको वैल्यू का ही शेयर दिया जाएगा। एसेट्स को दोबारा से रीवैल्यू किया जाएगा। न्यू कंपनी होगी तो ऑब्वियसली उसमें उसके एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि कभी कभी कंपनी क्या करती है, यानी कि जब कंपनी डूब रही होती है ना तो वो अपना ट्रू पोजीशन नहीं दिखाती है, एसेट्स की वैल्यू को बहुत ज्यादा शो करती है, तो और लायबिलिटीज कम दिखाती है। ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कंपनी, तो इसीलिए तो कंपनी अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही है, अपने आप को बिल्कुल टू द पॉइंट अपडेट कर रही है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन की नीड ही हमें लॉस के केस में ज्यादा आती है। ठीक है। अगर वो कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में रन कर रही है तो इतने इतनी ज्यादा हमें नीड नहीं आती। या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस लॉस के ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो जैसे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले कंपनी के पास ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम थी। ठीक है। बहुत ज्यादा लॉसेस था। ठीक है। ओवर वैल्यूएशन किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि एसेट्स उतने की वैल्यू की नहीं थी। ठीक है। बहुत ज्यादा दिखा रखा था। कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है। जो टैक्स अथॉरिटीज हैं या बाकी सब है वो समझ नहीं पा रहे थे कंपनी के स्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है। तो चेंजेस रिक्वायर्ड इन द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू में चेंजेस रिक्वायर्ड था, कि ताकि हमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना है, उसके लिए सरप्लस जनरेट करनी है। ठीक है। तो कंपनी रेजेस अ फ्रेश कैपिटल बाय इशूइंग द न्यू शेयर्स। तो कंपनी अब चाहती है ना, आपको पता है कि कंपनी बहुत ज्यादा लॉस बियर कर रही है, एंड नेट, क्योंकि जो कंपनी को फ्रेश कैपिटल की नीड है। तो अब आपको पता है कि जो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है उससे ज्यादा हम नहीं कर सकती कंपनी। तो दिस इज अ साइन। सोचिए ना, अच्छा है ना कि ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कंपनी मतलब नहीं बियर कर सकती है, तो ये एक साइन देता है हम सभी को कि भाई न्यू शेयर्स को उसको मतलब उसको ना मतलब फ्रेश कैपिटल की नीडेड है, यानी कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट में लैग कर रही है। ठीक है ना, वो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को जब में ज्यादा इन्वेस्ट से ही प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें लॉसेस की तरफ ज्यादा रिकवर कर मतलब ज्यादा बेंट के लिए कहती है। और कंपनी के एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज होना, वही जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कंपनी अब अपनी जो कुछ नई पॉलिसी लेके आना चाहती है, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें कुछ और चीजें लिखी हुई हैं। तो changing altogether the memorandum of association of the company to generate cash for working capital needs। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए कैश जनरेट करना, एसेट्स को रिप्लेसमेंट करना। ठीक है। तो इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज, तो इन सबके बैलेंस को, ठीक है, ये सब के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट इज देयर आर द टू वेज, दो तरीके हैं, एक तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड द वन इज द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। एक आपका एक्सटर्नल ही होता है और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो इंटरनल के बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल इंटरनली में क्या होता है कि हम ज्यादा सबको एक्सप्लेन आउट नहीं करते, बताते नहीं हैं, लेकिन एक आपका होता है, पता ही है आपको, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जैसे एक दूसरी कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो ये परचेज कर लिया कंपनी को। ठीक है। तो ये आपका दिखता है जो रिकंस्ट्रक्शन। तो ये अब आपको ऑब्वियसली तभी होता है कि जब कंपनी बहुत टाइम से लॉसेस फेस कर रही है, अब कंपनी अपना बिजनेस दूसरे को सेल आउट करना चाहती है, न्यू कंपनी जो फॉर्म्ड होती है। तो ये एक्सटर्नली मतलब है कि अब जो मैनेजमेंट है वो कोई दूसरा ही संभालेगा।
ठीक है ना। अब जो मैनेजमेंट है, रन अप सब कुछ है, वो दूसरा ही संभालता है, उसके एसेट उसके लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है ना। यानी कि देखा जाए तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, तो यहाँ से एक बार पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द सेल ऑफ द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी टू अनदर कंपनी। ठीक है, फॉर्म्ड फॉर द पर्पस, यानी कि जिस पर्पस के लिए भी है, तो उसको यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस सेल आउट कर देना। ठीक है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वन कंपनीज लिक्विडेटेड, वो कंपनी बंद हो गई है, खत्म, और न्यू कंपनी फॉर्म हुई है विद अ न्यू मैनेजमेंट। रिमेंबर दिस, न्यू कंपनी विद अ न्यू मैनेजमेंट, एंड इन द इंटरनल न्यू कंपनी विद सेम मैनेजमेंट। क्लियर। जो कंपनी लिक्विडेट हुई है, ठीक है, तो उसको वेंडर कंपनी बोलते हैं, और जो नई कंपनी ने जिससे उसे एक्वायर किया है, उसे परचेजिंग कंपनी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ये तो हमें पता ही है, वही शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो भी हम मर्जर एक्विजिशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसीलिए पहले इसका ओवरव्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। देन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का जो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स द एग्जिस्टिंग कंपनी टू बी कंटिन्यू। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी है, कंटिन्यू होना चाहती है, लेकिन विद अ न्यू, ठीक है ना, यानी कि न्यू पॉलिसी, रीन्यू विद अ न्यू रीऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज द सेम। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने, ठीक है ना, अपने कुछ मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट करने के लिए अब उसको कैपिटल को रेस करना चाहती है, लाइक नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करना चाहती है। कंपनी सोच रही है कि अब जो मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया था, मैं उसी को अगर अडॉप्ट करती हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अभी हम ये सारे उसके प्रोविजंस देखेंगे, सब कुछ एनालाइज करेंगे। तो ये क्यों किया जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन होती है विच परमिट्स द एग्जिस्टिंग कंपनी टू बी कंटिन्यूड। ठीक है ना। पहले कंपनी हमेशा जब कभी भी लॉस बियर करती है, वो सबसे पहले वो यही ट्राई करती है कि वो इंटरनली ट्राई करे, वो सबसे पहले अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ट्राई करती है कंपनी। ठीक है। फिर उसके बाद जो कंपनी है, ठीक है, उसके बाद जो कंपनी है वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, सोचती है। तो सबसे पहले कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ट्राई करेगी, ऑब्वियसली सबसे स्टार्टिंग में, देखिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होगा। देन वो जाएगी दूसरे के लिए। ठीक है। फिर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रेफर्स टू द इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। तो इट ऑल्सो टर्म्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, बताया आपको, विच परमिट्स द एग्जिस्टिंग कंपनी टू बी कंटिन्यूड। इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस कैसे होते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन बाय द कंपनी व्हेन, अभी आपको सब कुछ स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किए बहुत सारे पॉइंट्स, तो वो बहुत ज्यादा आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में सूट करते हैं। तो देयर इज एन ओवर वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट्स, एसेट्स को बहुत ज्यादा आप दिखा रहे हो, ठीक है, और लायबिलिटी को अंडर वैल्यू कर रही हैं। और देयर इज अ डिफिकल्टी टू मीट द फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट करने की बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। एंड देयर आर द कंटिन्यूअस क्या है, लॉसेस चल रहे हैं। कंडीशन ऑब्लिक प्रोविजंस रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कौन कौन सी कंडीशंस या प्रोविजंस है। नंबर वन, ऑथोराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो कंपनी मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब भी कभी भी अपनी कैपिटल कम करनी पड़ती है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी यहाँ पे कैपिटल का इशू है। ठीक है, तो क्योंकि उसको कैपिटल का है, तो कैपिटल रिडक्शन के लिए कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथोराइज करना पड़ता है।
तो उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ना सब कुछ लिखा होता है, आपको पता ही है कि हाउ द कंपनी इंटरनल अफेयर्स उसका किस तरीके से मैनेज करेगी, हाउ द कंपनी, ठीक है ना, रिएक्ट, ठीक है, उसका अफेयर्स किस तरीके से करेगी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी उसे बहुत प्रोविजंस में करना पड़ता है, ठीक है। तो कंटेन करता है डिटेल्स रिगार्डिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स करता है बहुत सारी डिटेल्स रिगार्डिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के रिगार्डिंग, एंड मेंशन द क्लोज कंटेनिंग मैनर ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और कैपिटल के रिडक्शन को, ठीक है ना, कंटेन करने के क्लॉज को भी करता है। देन है पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना, ठीक है। द कंपनी मस्ट पास द स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर रिजोर्टिंग टू कैपिटल रिडक्शन। भाई कंपनी क्या करती है कि मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ये प्रोविजन है कि कंपनी किस तरीके से करेगी। तो कंपनी सबसे पहले अपने आप को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज करेगी, ठीक है। उसने सबसे पहले यहाँ से उसका मेन स्टार्ट होगा, वो उसको चेकअप करती है कि मतलब जो मेरा मतलब क्या मुझे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो देखेगी। देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी कि भाई देखिए अब जो कंपनी है वो कैपिटल अपनी कम कर रही है। तो मैं आपको बताऊं, जब कभी भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जाती है वहां पे ना लिखा होता है रिड्यूस्ड वर्ड, कि जो कंपनी है वो रिड्यूस्ड हो गई है। और ये तभी कंपनी कर सकती है कि जब उसको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उसके मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स रेडी हैं। अपनी मर्जी से कंपनी कभी नहीं कर सकती, और वो साइंड होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल के द्वारा, और फिर आपको उस रजिस्ट्रार को डिपॉजिट करना है। जहां आपने रजिस्ट्रेशन की थी वहां आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी डिपॉजिट करना है। रजिस्ट्रार को बहुत सारे पॉइंट्स वो सूट करेगा, देखेगा, अपने कुछ सजेशंस भी बताते हैं। अब है कि द कंपनी मस्ट गेट द ड्यू परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जब कैपिटल रिडक्शन के प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कंपनी को कोर्ट की परमिशन भी चाहिए। ये बहुत ही एक इमेज को बहुत ही डाउनवर्दी पॉइंट होता है। द ट्रिब्यूनल ग्रांट्स परमिशन ओनली इफ इट फील्स सेटिस्फाइड विद द पॉइंट दैट कंपनी इज गोइंग फेयर, ठीक है। ट्रिब्यूनल परमिशन तभी देते हैं जब कंपनी सेटिस्फाइड फील करेंगे कि जो कंपनी है वो फेयर चल रही है और हर स्टेक होल्डर्स के लिए एक अच्छा पॉजिटिव कंसेंट है। देन है पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एज पर सेक्शन, मतलब आप समझिए कि ट्रिब्यूनल की भी परमिशन लेने लिखा है ना, साइन बाय द ट्रिब्यूनल। तो स्पेशल रेजोल्यूशन अपने लिए वही मेजोरिटी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, देन उसे ट्रिब्यूनल्स के द्वारा भी परमिशन लेनी है उनकी, कि भाई कोर्ट की परमिशन होती है वहां पे ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ बोरोइंग सबसे पहले कंपनी ये कहती है कि द कंपनी हैज टू रीपे ऑल द अमाउंट इट गेट डिपॉजिटेड एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट ड्यू। कि भाई कंपनी मतलब ट्रिब्यूनल भी ये सजेस्ट करता है कि देखिए सबसे पहले आपने अपनी सारी लायबिलिटीज को और इंटरेस्ट को जो है मतलब क्लियर करने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ सेक्शन, मतलब देयर इज नॉट अ कंपल्सन नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम आप अपनी उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको क्लियर मतलब समझ नहीं पाएंगे उस पॉइंट्स को, ठीक है। और आपको अपने देन है कि कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं जो आपके, उनका कंसर्न बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी उनके लिए जो मतलब डिसीजन है उनके बारे में तो सोचना ही है ना, क्योंकि उनको अचानक से वो घबरा जाएंगे, देन उसके बाद वो मतलब ऑर्डर करेंगे, केस करेंगे, ये सब में जाएंगे, तो मतलब बहुत पैनिक क्रिएट होगा। तो हमें इस पैनिक से बचना है, तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स का कंसर्न चाहिए। The written consent of the creditors is required for the company which is going for capital reduction के लिए जो company जा रही है। The court requires the company to secure the interest of the dissenting creditors. कोर्ट रिक्वायर करता है कि जो कंपनी को उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगी। द कंपनी गेट्स द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कंपनी को कोर्ट की परमिशन मिलेगी आफ्टर द कोर्ट थिंक्स फिट दैट, अगर कोर्ट को लगता है कि
रिडक्शन ऑफ कैपिटल विल नॉट हार्म, ठीक है, कि भाई कोर्ट को बिल्कुल ये लगेगा, ठीक है, रिटर्न कंसेंट दिया जाएगा, क्रेडिटर्स अगर देते हैं कि भाई ठीक है कंपनी कर सकती है, ठीक है, अब इसका मतलब है कोर्ट फिर फील करती है कि नहीं, कैपिटल के कम होने से क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट में कोई भी हार्म नहीं होगा, तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को नोटिस दिया जाता है, ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, कि बब्बू कंपनी है, डिडक्शन मतलब इट मींस कि उसके साथ बताया जाता है कि कंपनी इंटरनली क्या कर रही है, किस रीजन से कर रही है, और लिखा है ना, एंड ऑल्सो हैज टू स्टेट द वैलिड रीजन फॉर द सेम, ठीक है। सबसे पहले देखना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं, तो हमें यही बहुत सारे मेथड स्टडी करने हैं। नंबर वन, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, आपका शेयर कैपिटल में चेंजेस आना, क्या चेंजेस आना है, लाइक सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स आपने एक साथ कर दिया, एंड आपने क्या किया, शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, तो ये मतलब ये आपके प्रोविजंस में नहीं था, ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं था, आपने शुरू में ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था कि आप शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे स्टॉक में, और फिर मतलब हर चीज आपको पता है कंपनी का जो इंटरनली उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ता है, ठीक है। अब है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में कम कर देना, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड देन कुछ शेयर्स को सरेंडर करना, दैट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो एक बार इसके सारे पॉइंट्स हैं क्लियर कर लेते हैं, कितना भी तो टाइम है, देखते हैं जितना भी टाइम होगा, अदरवाइज हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये थोड़ा सा जो कंपनीज एक्ट का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आपको इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये सेक्शन लर्न कीजिएगा। तो सेक्शन 61 to 64 of the Companies Act 2013 deals with alteration of share capital. It may take the form of fresh issue, मतलब आपको शेयर कैपिटल में चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने मतलब लाइक अ शेयर कैपिटल में कोई भी चेंजेस है, अब आपने स्टार्टिंग में डिस्क्लोज किया होता तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन ठीक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टाइम में आपने नहीं किया, ठीक है। ये कंपनी तभी करती है कि जब कंपनी अलाउड सब कुछ होता है, कि फुली पेड शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देना, अनइश्यूड कैपिटल को कैंसिल आउट करना, न्यू शेयर्स को फ्रेश इश्यू के फॉर्म में, कंसोलिडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स का कंसोलिडेट कर दिया, तो ये आपका क्लॉज में ठीक है नहीं था पहले, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपने शेयर कैपिटल में अब चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक आपने सोचा कि नहीं अब इस मेथड से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, देन हमें दूसरे मेथड पे जाना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 61 to 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इससे डील करता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स कैपिटल क्लॉज ऑफ ए कंपनी, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कंपनी का कैपिटल क्लॉज कंटेन करता है, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन ऑल्टर दिस कैपिटल क्लॉज इफ इट इज परमिटेड बाय नंबर वन, तो अगर एक कंपनी जो कि शेयर्स के द्वारा लिमिटेड है, तो वो अपने कैपिटल क्लॉज को कैसे चेंज कर सकती है, अगर वो परमिट की जाएगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, इफ इट इज परमिटेड बाय नंबर वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑब्वियसली, तभी तो वो कंपनी शेयर में मतलब चेंज कर सकती है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है, नहीं कहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा हुआ है, तो उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, या फिर इफ अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इज पास्ड बाय द कंपनी, ऑब्वियसली रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सभी की परमिशन होनी चाहिए। अ कंपनी कैन ऑल्टर द शेयर कैपिटल, को कैसे ऑल्टर कर सकती है कंपनी, द कंपनी में इंक्रीज इट्स कैपिटल, कि भाई अपने न्यू शेयर्स को इशू करके बढ़ा सकती है, ठीक है, या तो कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स को बड़े शेयर्स में मिला दिया, कंपनी ने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में,
कंपनी ने शेयर कैपिटल्स में तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया स्मॉलर में। कंपनी ने, ठीक है ना, बहुत सारे शेयर्स को कैंसिल आउट कर दिया कि जिन्होंने नहीं लिए हैं, ठीक है, और वो अपने, ठीक है, रिड्यूस कर दिया उसमें कैपिटल को। तो इसी के अकॉर्डिंगली कंपनी करती है, हमें जर्नल एंट्रीज नहीं कवर करनी है, ठीक है, एंट्रीज हमें कवर नहीं करनी है, बस थोड़े से इसके जो की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वी विल ओनली गो फॉर दैट, ठीक है, वो भी सिर्फ इसके जो 5 हेड्स है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, और इसमें से हमें कुछ भी इतना कवर अप नहीं करना है। और ये जो डिफरेंस है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बार देखते हैं कौन सा पार्ट हम कवर कर लेते हैं, दैट इज द सेकेंड वन। हाँ, तो सेकेंड हम कवर करते हैं वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। तो इसका सेक्शन आपको लर्न करना है, स्पेसिफिक सेक्शन है इसका, ठीक है। तो उसका क्या था, 61 to 64। देन यहाँ लिखा है सेक्शन 48 है कंपनीज एक्ट 2013 का, स्टेट्स दैट where a share capital of a company is divided into the different classes of a share, ठीक है। जहाँ पे जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसे हमने डिवाइड किया अलग अलग शेयर के क्लासेस में, ठीक है, उसे डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। The rights attached to the share of any class may be varied, कि जो अलग किसी भी क्लास के जो, मतलब अब देखो सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपने शेयर कैपिटल में डिवाइड किया था कि इक्विटी में इतना, प्रेफरेंस में इतना, तो सबके राइट्स अलग अलग है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, उनके राइट्स में चेंजेस कैसे कर सकते हैं। The rights attached to the shares of any class may be varied with the consent in writing। जो राइट्स आप अटैच करेंगे उनमें उनको राइटिंग के कंसेंट में होना चाहिए, कि भाई मतलब ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन में होना चाहिए। कितना होना चाहिए कि भाई उस क्लास का शेयर्स इशू किए गए हैं उसका 3/4 से कम में नहीं। मतलब वही कि भाई वही जो शेयर होल्डर्स है, मैं अब इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो कैसे कह देंगे कि भाई मेरा जो अधिकार है वो कम कर लो, मेरा राइट्स कम कर लो। मैं कैसे कह दूंगी कि मेरा राइट्स कम कर लीजिए, बताइए। जब तक मैं रिटर्न में ना दूं तब तक भाई आपको जो शेयर्स हैं जिसका कम कर रहे हैं राइट, वो एक रेजोल्यूशन में लिख के ना दे, तब तक ऐसा शेयर होल्डर्स का राइट में नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही रेयर टू रेयर केसेस में किया जाता है, ठीक है। मतलब राइट्स का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मेरा जो मतलब डिविडेंड मिलना है वो मेरा कम मिलेगा। मैं कैसे कह दूं कि मुझे डिविडेंड कम मिलेगा, नो। अगर करती है कंपनी ऐसा तो उसे सबके, ठीक है ना, सिग्नेचर कंसर्न चाहिए कि एक सेपरेट मीटिंग में, ठीक है। तो वो अब उसके लिए कंपनी को सीरियसली बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो एक ये इसका तरीका है, ऐसा कंपनी करती है तो उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, ठीक है, बहुत ही रेयर टास्क है। तो इसीलिए कंपनी इसके लिए इतना नहीं जाती है। जो कंपनी सबसे पहले जाती है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज, फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को। इसमें क्या होता है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब क्या होती है, कंपनी, उसके मेंबर्स, जो कंपनी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज के बीच में ना कोई एग्रीमेंट हो जाता है कि ठीक है आप हमें, मतलब लाइबिलिटीज कहती है ठीक है आप हमें 90%, मतलब ये कंपनी का एक अंदर ही अंदर का ये डीलिंग चलती है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके देखा जाए तो आपकी कंपनी में आपके शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स, ये सब कुछ सेटिस्फाइड हैं, अपने हिस्से को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कंपनी के साथ में। उनको लगता है कि ठीक है हमें कंपनी ने शुरू में बहुत प्रॉफिट दिया, अब कंपनी के साथ हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अगर कंपनी ऐसा करती है तो बहुत ही अच्छा है। The fourth one is compromise या arrangement. A scheme of compromise arrangement is an arrangement agreement between a company and its member and outside liabilities when the company faces financial problems. Clear?
तो सच एन अरेंजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व सेक्रीफाइस बाय शेयर होल्डर्स। तो जो ऐसा अरेंजमेंट है वो, ठीक है, या तो शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स के द्वारा सेक्रीफाइस को इन्वॉल्व करता है। तो है आपका फोर्थ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो ये भी होने के बहुत ही रेयर टू रेयर चांसेस है। मैं आपको क्लियर बताऊं, ये रेयर टू रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, मोस्टली चांसेस आपका क्या बनता है, ये भी नहीं बनता है। आपका फर्स्ट बनेगा शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन और शेयर कैपिटल का रिडक्शन, ये ज्यादा चांसेस बनते हैं जो कंपनी करती है। देन है मतलब सरेंडर ऑफ शेयर्स, कि भाई कंपनी शेयर्स को डिवाइड करती है अपने स्मॉलर डिनोमिनेशन के शेयर्स में। शेयर होल्डर्स आर मेड टू सरेंडर देयर शेयर्स, ठीक है, कंपनी को अपने शेयर्स सरेंडर करते हैं। दी शेयर्स आर देन अलॉटेड टू डिबेंचर होल्डर्स को, मतलब को अलॉट कर दिए जाएंगे या क्रेडिटर्स को, ताकि उनकी लायबिलिटीज कम हो सके। क्योंकि अब बाइनली मैं कैसे कह दूं कि आप मेरे शेयर्स ले लीजिए और देन, ठीक है, अब आपने वही जो शेयर्स हैं क्रेडिटर्स को दे दिया, अपनी लायबिलिटी तो कर्जा तो आपने कम कर लिया। लेकिन इसके लिए भी, ठीक है ना, बहुत ही ये एक अनयूटिलाइज्ड, ठीक है ना, आप उन शेयर्स को देखा जाए, आप फॉरफिटेड शेयर के साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो शेयर्स ऑलरेडी शेयर होल्डर्स उनको चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसमें नहीं कर सकते। तो द अनयूटिलाइज्ड सरेंडर्ड शेयर्स आर देन कैंसल्ड बाय, ठीक है, ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर करके आप तब कर सकते हैं। ठीक है, तो सरेंडर ऑफ शेयर्स हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये बता दूंगी, चलो, या फिर ये बता देती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कभी टाइम ना एकदम से खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि इसमें और उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 15 मिनट्स और होते तो हो जाता। 4 मिनट्स की क्लास है। लास्ट टाइम भी हमारी जो क्लास एकदम से ऐसे ही मैं बोलती रह गई, वाइंड अप हो गई। ठीक है, हाँ तो जी मैम। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपका? इजी टॉपिक था ना रिकंस्ट्रक्शन, हाँ। टॉपिक ही बहुत हाँ जी इजी मैम। है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको सिंपल एक बार क्लियर कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो 2 या 3 5 मिनट मैक्सिमम में कवर हो जाएगा। जस्ट गो फॉर द हेडिंग वन। ठीक है, आपको सिर्फ हेडिंग के लिए जाना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे कैसे होता है, तो पता ही होगा कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल ट्रिब्यूनल, ये सब के साइन केटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जस्ट गो फॉर दिस वन। ठीक है, कि यस इंटरनल मैम। रिकंस्ट्रक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं, कि लाइक शेयर कैपिटल को ऑल्टरेशन करना, किस तरीके से ऑल्टरेशन होता है, ठीक है, या तो उसे कन्वर्ट करना या कंसोलिडेट करना। देन आपके पास क्या है, शेयर होल्डर्स में के राइट्स में वेरिएशन बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रेयर होता है, कोई भी नहीं करना चाहेगा। और ठीक है, क्रेडिटर्स क्यों चाहेंगे कि 1 लाख देने की, कि नहीं आप हमें 50 दे दो, 60 दे दो, 70 दे दो, नहीं, कोई भी नहीं रेडी होता। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, रेंडर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये सब बहुत ही रेयर चांसेस हैं। तो मेनली चांसेस आपके इंटरनल में कौन से होते हैं, ऑल्टरेशन एंड डिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो बस ये मैथड्स बहुत यस इजी मैम। है। कल, हाँ, कल नहीं लेंगे ना क्लास? ठीक है, कल क्लास नहीं है तो आपकी संडे को क्लास होगी। संडे को मर्जर ओके। एक्विजिशन और ये भी बिजनेस लॉ भी, ये हम सारा कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो अब आपको ओके मैम। मर्जर एक्विजिशन समझने में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, यस मैम। पूतन जी आप कहाँ रह गए थे? मैम, मैं थी तो यही, अब यहाँ पर गांव में आई हुई ना, फोन इस रूम में, मैं उधर मौसी ने बुला लिया तो रह गई। अच्छा जी, तो आपके लिए पेपर जरूरी नहीं है?